बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सच्ची खबर। तो दोस्तों, इसमें आपको जो वीडियो दिखाई जाती है उसमें हमारा किसी से के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर बताने के लिए कि आप इसे देखें और ना सिर्फ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि आप खुद फैसला करें कि इनमें झूठा कौन है और सच्चा कौन है। ये हमारा मकसद सिर्फ ओनली ये होता है। वेलकम बैक। बराह रास्त आपको कौमी असम्बली के इजलास में लिए चलेंगे जहां मुराद सईद इजहार ख्याल कर रहे हैं। दुआ वाले रहते स्पीकर साहब। अब्बासी साहब, मैं आपकी कोई बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आज इतना मुझे हक है। दो मौजूद है नहीं। मैं बिल्कुल ठीक है। मैं आज बिल्कुल ठीक है साबिका डिप्टी स्पीकर साहब। मुराद वाइंड अप करें सब बिल्कुल ठीक है। बजट सेशन चल रहा है। बिल्कुल ठीक। अब्बासी साहब बैठे तशरीफ रखिए। ठीक है बिल्कुल ठीक। बिल्कुल अब्बासी साहब। जी अब्बासी साहब तशरीफ रखें, वाइंड अप कर। आप ही बता दें, मैं किसी की जात के ऊपर बात नहीं कर रहा। इतना तो हक है मुझे। अच्छी बात कर रहे हैं, हमने गलत बात नहीं की थी। हर कोई गलत मुराद जारी रखें लेकिन वाइंड अप करें। जी स्पीकर साहब। ठीक है सर। स्पीकर साहब बिल्कुल ठीक है। स्पीकर साहब, फिर उसके बाद ये हुआ कि आते हैं, मिन्नतें करते हैं कि रिकवरी किसी अंदाज से नहीं हुई ना हो। अगर आप अच्छे थे और आप ठीक हो, आपने कोई करप्शन नहीं की, मैंने जो ऑडिट किया है वो गलत है, तो आप मुझसे मिन्नतें करने क्यों आ जाते हैं? और मिन्नतों से तो मैंने किसी की बात माननी नहीं, मैंने अपना काम करना है। मैं अपने अल्लाह से वादा करके आया हूं कि जितना मेरे रगों में खून का आखिरी कतरा भी होगा स्पीकर साहब, मैं महरूम तबके से ताल्लुक रखता हूं, मैंने उनके लिए मेहनत करनी और हक का साथ देना है। स्पीकर साहब तीसरी चीज, यहां पे परसों जब मैं उठा बात करने के लिए, यहीं से मुझे गालियां दी गई और सामने इनके एक सीनियर रहनुमा बैठे थे। मैंने स्पीकर साहब उनको कहा कि आप ही उनको समझा दे कि कम से कम गलीज गालियां तो ना दे। तो मुझे क्या कहते स्पीकर साहब, क्योंकि वही सीनियर रहनुमा पीछे बैठे हुए बंदे के बारे में करप्शन के केसेस और फाइलें मेरे पास लेके आया था, और मुझे कहते हैं कि आप तो उनके ऊपर केसेस नहीं बनाते, तो करने दो गालियां। जी मुराद, थैंक यू। स्पीकर साहब, तो ये दलील है स्पीकर साहब, आप फाइलें पकड़ाते हो। मैं आपसे कहता हूं कि गालियों में, अगर मैंने कहा है कि जेआईटी रिपोर्ट है, उसके ऊपर कौन सी गाली बनती है? मैंने अगर कहा है कि यहां पे आपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उठाए, मैंने उसका जवाब दिया। कौन सा आप किसी को गालियां देते हैं स्पीकर साहब? फिर उसके बाद क्या होता है? थैंक यू। अभी स्पीकर साहब, अभी क्या हो रहा है स्पीकर साहब, अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है स्पीकर साहब के पार्लियामेंट के अंदर 21 तकरीरें हुई जात के हवाले से, पहले भी की है, अभी भी हुई, कोई इशू नहीं। सोशल मीडिया के ऊपर इनके लोगों की तरफ से कैंपेन चल रही है। क्या उनका डाटा नहीं होता? उनका किससे ताल्लुक है, कहां से ताल्लुक है, उसकी डिटेल्स नहीं होते? सब मौजूद है स्पीकर साहब। मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर यकीन रखता हूं। उन वर्कर्स का कोई कसूर नहीं है स्पीकर साहब, उन वर्कर्स का कोई कसूर नहीं है। उनको जो क़ियादत कहती है वो वही करते हैं। लेकिन स्पीकर साहब, अब 2 दिन से इन्होंने मेरे जो मुखालिफिन थे, और मैंने स्पीकर साहब को 3 मैसेजेस दिए हैं, मेरे मुखालिफिन कैंडिडेट को इनकी पार्टी की क़ियादत ने एक बंदे को फोन किया, और उन्होंने जो जवाब दिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि आप मुराद सईद का पूछ रहे हैं, उनके वालिद साहब बाहर सऊदी अरब में मजदूरी करते थे, आज भी उसी घर में रह रहा है जिस घर में वो 7 साल पहले रहता था। आप मुराद सईद की बात करते हैं, वो मेरा मुखालिफ जरूर है, मैंने भी इलेक्शन लड़ा उसका। और मैंने स्पीकर साहब, मैं फिर रिकॉर्ड के लिए कहूं, स्पीकर साहब को मैंने ये मैसेजेस भेज दिए हैं कल रात। लेकिन स्पीकर साहब, वहां पे जाके साजिशें, वहां पे जाके ये जो चाले जो बुन रहे हैं स्पीकर साहब, एक चीज का पता है। लेकिन मैं यहां पे बात क्या करना चाहता हूं स्पीकर साहब, ये बात करने का मकसद एक है। अगर तसल्ली से सुन लेते तो हो सकता है मैं मजीद आराम से बात कर लेता, लेकिन स्पीकर साहब एक मकसद है मेरी लीडर को 24 साल आप लोगों ने जाती तनकीद का निशाना बनाया,
उनको आप नहीं रोक पाए। अगर किसी का यह ख्याल है स्पीकर साहब कि इस तरह मेरे सामने आके यहां पे आप मिन्नतें करते और अपनी लीडर को खुश करने के लिए रात को मेरे घर फ्रूट बेचते हैं, जो कि मैंने वापस कर दी, लेकिन दिन को पार्लियामेंट के आके अपनी लीडर को खुश करने के लिए चीजें लहराते हैं और जाती तकरीरें करते हैं, स्पीकर साहब मैं अब एक्सपोज करूंगा। अगर यहां पे आप आके मेरे सामने मिन्नतें करते हैं कि आप मेरे सर दो मिनट दीजिएगा सर, 2 मिनट मैं खत्म कर रहा हूं। अगर आप यहां पे आके मुझे मिन्नतें करते हैं कि मेरी लीडर के साथ से पहले तकरीर कर लो, लेकिन फिर उसके बाद मुझे यहां पे निशाना बनाते और खुश होते हैं, वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं, स्पीकर साहब मैं एक्सपोज करूंगा। स्पीकर साहब मैंने 4 लोगों का हवाला दिया, मैं आपको 30 और लोगों का हवाला दे सकता हूं। लेकिन स्पीकर साहब मैं यहां पे एक काज लेके आया हूं। आपने 2016 से इस किस्म की कैंपेन की, मेरे फैमिली को निशाना बनाया, झूठा, कामयाबी नहीं मिली। 2018 में आपने कैंपेन शुरू की और आपको नाकामी का सामना करना पड़ा, मैं मजीद ज्यादा मार्जिन से इलेक्शन जीत के आया। अभी यहां पे आप मुझे मिन्नतें करते और पीछे साजिशें बुनते हैं। स्पीकर साहब मैं एक वादा अपने रब से, अपनी कौम से, अपने लोगों से, अपनी जुमात से, अपने कायद से, अपने वर्कर से, इस ऐवान से, इस चेयर से मैं एक वादा करता हूं कि अल्लाह की कसम स्पीकर साहब ये तो कुछ नहीं है, अगर मेरे सर पे यहां पे ये गोली भी रखते हैं ना और कहीं के स्टेटस को का साथी बन जाऊं, अल्लाह की कसम नहीं बनूंगा। स्पीकर साहब अगर मेरा सर ये काटते, स्पीकर साहब मेरा सर काटते, कलम कर दे, मैं स्टेटस को का मुकाबला करने आया हूं, इसका साथी बनने के लिए नहीं आया। स्पीकर साहब थैंक यू। अगर किसी का स्पीकर साहब ये ख्याल है कि ये चीज चलती रहेगी, इससे क्या होता है, 2016 में आपने शुरू किया था, पता चला कि मैं आपके साथ पे सवार हो चुका हूं। स्पीकर साहब मैंने उसके बाद मजीद मेरी आवाज में गूंज आई, अब भी मजीद गूंज आएगी। स्पीकर साहब मैं इंशाअल्लाह अपने कमिटमेंट से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। पाकिस्तान बदलने का ख्वाब अपने कायद के साथ मिलकर हमने देखा था, पाकिस्तान को बदलूंगा। अपनी 2 मिनिस्ट्रीज में एक इंडिकेटर आप नहीं दिखा सकते, शुक्रिया। आपके 10 साल और मेरे 2 साल आप मुकाबला कर सके। स्पीकर साहब ये भी जी वाइंड अप करें जी। जी मुराद सईद। स्पीकर साहब जब जब आखिरी जुमला स्पीकर साहब जब इनसे काशिफ अब्बासी ने प्रोग्राम में पूछा कि आप मुराद को हमेशा इस किस्म की गालियां देते हैं, तो मुराद कहते कि मुराद की जबान को देखे। काशिफ ने 3 दफा सवाल किया कि मुराद ने क्या बोला है, कहते हैं कि फरजंदी जरदारी बोला है। चलो थैंक जी। ख्वाजा साद रफीक साहब। जी ख्वाजा साद रफीक साहब जी, आप किस पे सीट नंबर जी? ख्वाजा साहब आप सीट नंबर बता दें जी। 16 जी स्टार्ट करें जी। भाई साहब अपनी स्पीच ताबेदार जनाब। खाई साहब शुरू करें जी। और जनाब उस सनाउल्लाह मस्ती खेल नाराज हो जाएगा, नफीसा बाजी बात करना चाहते हैं। अभी तशरीफ रखें। अभी साद रफीक साहब। पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है वो सस्पेंड है। जी खाई साहब स्टार्ट करें जी। शगुफ्ता जमानी साहब, शादिया मरीज साहिबा तशरीफ नहीं रखती, जब आएंगे तो उनको मौक़िफ़ सुन लेंगे। थैंक यू।
शाजिया मरी साहबा तशरीफ़ नहीं रखती, जब वो आएंगे तो उनका जो पॉइंट है वो सुन लेंगे। दिलासारी करें और इस असेंबली का जो है वो माहौल खराब करें और उसके बाद फिर चले जाए। पर वो तो चला गया जाए, मुराद आएगा फिर बात कर लें, ऐसे कर लेते हैं, मुराद सब चले गए। जब वो आ जाएंगी उनकी बात सुन लेंगे। हाँ, आप अपनी खाई साहब तक स्पीच जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। अभी एक फेडरल मिनिस्टर साहब ने तकरीबन 23 मिनट पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे बात की। बहरहाल मैं सिर्फ ये बात रिकॉर्ड पे ला रहा हूँ। जनाब वाला गुजारिश ये है कि कल मैंने सोचा कि मैं बजट पे स्पीच करूं, रात को कुछ खाका भी तैयार किया, लेकिन आप यकीन करें सुबह दिल नहीं कर रहा था कि यहाँ इस ईवान में आके बात की जाए। ये हालात हो गए हैं और ये मेरे हालात नहीं है, ये डिवाइड के दोनों तरफ ये हालात हैं। क्योंकि नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन ये तोहमत वैसे तो माजी में भी हर हुकूमत पे, हर ईवान पे लगती रही है, लेकिन सच ये है कि जितना बेतौकीर इस ईवान को इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में किया गया, इसकी कोई नज़ीर इससे पहले नहीं मिलती। हम यहाँ ये दुरुस्त कहा, एक पीटीआई के किसी दोस्त ने भी ये बात की, मेरी बहन नफीसा शाह साहबा ने भी अभी बात की। हम यहाँ पे एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने तो नहीं आते, एक दूसरे की बेइज्जती करने का मैंडेट लेके तो हम यहाँ नहीं आते। लोगों ने हमें इसलिए वोट तो नहीं दिया कि हम हर वक्त एक दूसरे के अंदर कीड़े डालें, कीड़े निकालें। तनकीद करनी चाहिए, तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तनकीद तो तब करे जब कोई सुनने वाला हो, कोई बात पे अमल करने वाला हो, कोई तजवीज़ लेने वाला हो। ऐसा कोई बंदोबस्त यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक कहा है यहाँ पे नफीसा शाह साहबा ने कि एक ऐसे वक्त पे जब हम एट वॉर हैं, अफवाज काम कर रही हैं, जुडिशरी काम कर रही है, हेल्थ केयर वाले जो हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं, रेस्क्यू वाले, पुलिस काम कर रही है, आपने पार्लियामेंट का लॉकडाउन कर दिया। लोग ये सोचने में हक बजानिब हैं कि लोगों की जानें जा रही हैं। क्या सियासी क़यादत की जानें पाकिस्तान के आम लोगों से ज़्यादा कीमती हैं? कितना खौफ है कोरोना का कि हम यहाँ बात नहीं कर सकते। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन जब हालत जंग में कौमें होती हैं तो अगर वाकई जमहूरियत हो, वाकई वहाँ पे पार्लियामेंट फंक्शनल हो, तो फिर वहाँ पे पार्लियामेंट्स का लॉकडाउन नहीं किया जाता। सच ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं। कोई इस बात को जल्दी मान गया है, कोई इस बात को अब मान रहा है, कोई थोड़े दिन बाद मान जाएगा। वैसे तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े एजाज़ात हासिल किए हैं पाकिस्तान की तारीख में, लेकिन जो कमाल किया है वो ये कि आपने वो वादे किए और वो नारे लगाए जिनकी तकमील का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। आपने 90 दिन में करप्शन ख़त्म करनी थी, आपने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, आपने 50 लाख घर बनाने थे, आपने सारे चोरों को, और जाहिर है कि सारे चोर बकौल आपकी अपोजिशन में हैं, उनको उल्टा लटका के उनके पेट फाड़ के उसमें से कौमी दौलत निकालनी थी, और आपने पाकिस्तान में इंसाफ का दौरा कर देना था। यह था आपका स्लोगन। और आपने पाकिस्तान की इकॉनमी को राइज करना था, और आपके लीडर फरमाते थे और बार बार ये भाषण देते थे कि जब गुर्बत बढ़े तो समझ लो कि वजीर आजम चोर है। वो फरमाया करते थे और वो बाकायदा नकलें उतारते थे कि कशकोल लेकर फिरते हैं और मुझे शर्म आती है, मैं तो खुदकुशी कर लूँगा। अल्लाह ना करे वो कभी खुदकुशी करें, लेकिन आपने पाकिस्तानी कौम को खुदकुशियों पर मजबूर ज़रूर कर दिया। आप ये देखिए, अब 2 साल हो गए आपको आए, आपको मुकाबला करना था भूख का, बेरोजगारी का, गुर्बत का, नाइंसाफ़ी का। आपको मुकाबला करना था इंडियन एग्रेशन का, आपने मुकाबला किया सिर्फ अपोजिशन का, और उसके बाद उस आज़ाद मीडिया का जो आप पे तनकीद करता है। आपने ये भी नहीं सोचा कि ये वही लोग हैं जो आपकी हुकूमत लाने वालों में शामिल थे, आपने उनको भी टारगेट कर दिया। आज मीर शकील पाबंदे सलासल है, तो जंग और जियो तो आपका सबसे बड़ा सपोर्टर था, तब वो ठीक थे, आज वो गलत है। आपने जेलें भर दी अपने मुखालफीन से, हमें आपने चोर डिक्लेयर नोटिफाइड कर दिया। आपकी नज़र में हम सब चोर हैं। मुझे बताइए इससे पाकिस्तान को क्या मिला? आपने करप्शन की रकम जो आप बताते थे, कौन सा टका आपने रिकवर किया?
आपके हालात ये हैं कि बजट सर पे है। शहबाज शरीफ को पकड़ने का बड़ा शौक था, बजट गुजार लेते। आप में इतनी कुव्वत बर्दाश्त भी नहीं है। आपने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को वहां पे ले जाके जेल के किनारे पे खड़ा कर दिया है। अब अदालत से वो जमानत पर है, कोरोना का वो मुकाबला कर रहे हैं। हम में बारी बारी सारे अपनी बारी दे आए हैं, तो जनाब चेयरमैन बारी दे के फिर यहीं खड़े हैं, फिर भेज देंगे, बारी दे के फिर वापस आ जाएंगे। आपको ये हकीकत पता नहीं लगती क्या? मुझे पीपल्स पार्टी वालों को इस वक्त खुश नहीं करना, लेकिन रियलिटी यही है कि अगर ज़ियाउल हक का बदतरीन मार्शल लॉ पीपल्स पार्टी को ख़त्म नहीं कर सका, तो फिर किसी सियासी हकीकत को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये सच है। मैं उस वक्त पीपल्स पार्टी के बड़े बदतरीन नकादों में था। सियासी तौर पे अब भी इख्तिलाफ है, ज़ियाउल हक के खिलाफ था, लेकिन खुश बड़े दिल में हुआ करते थे। पीपल्स पार्टी नज़र ही नहीं आती थी, नज़र ही नहीं आती थी कहीं पीपल्स पार्टी। और जब मोहतरमा आई तो मुझे वो दिन याद है, 10 अप्रैल 86 का। हर तरफ पीपल्स पार्टी की और हमारी मुखालफत के नारे लग रहे थे और हमारा कुछ नहीं था। ये अवामी ताकत है। आपको पता है आपके साथ ही होने वाला है, ये होने वाला है। और ये इसकी इंडिकेशंस बड़ी वाज़ेह हैं। कल जो राजा रियाज साहब और ख्वाजा शिराज साहब ने गुफ्तगू की कैपिटल टॉक में, वो पुराने पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो मजाक है। आपके वुज़रा जो एक दूसरे के बारे में आके मीडिया पे बात करते हैं, ये तो कभी तमाशा देखा ही नहीं है कि सूबे का वजीर मरकजी वजीर को अब्यूज कर रहा है, मरकजी वजीर अपने पार्टी के 2 लीडर्स को टारगेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये इंडिकेशंस बड़ी क्लियर हो गई हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, हमने आपको नहीं गिराना, हम नो कॉन्फिडेंस नहीं ला रहे। आपका ये ख्याल है कि हमें मुकदमात में फांस के हमें इंगेज रखें इंगेज, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप कंबल को छोड़ेंगे, कंबल आपको नहीं छोड़ेगा। हुक्मरानी का कंबल आपकी जान नहीं छोड़ेगा, जान छुड़ाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जितनी तजलील हमने वज़ीर आज़म की है, जो इस मुल्क में फैशन है, वो वक्त आने वाला है कि वजारत उस्मा देने वाले वजारत उस्मा लेके फिरेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। कौन वजीर बने भाई? क्या जरूरत है वजीर बनने की? 5 साल अपनी जिंदगी दाव पे लगाओ, अपने बच्चों का वक्त बर्बाद करो, कारोबार ना करो, एक तबाह हाल अदारे को खड़ा करो, फिर एक आदमी आए शेख चिल्ली च्युइंगम खाता हुआ और मुंह बघाड़ता हुआ, वो आके बर्बाद कर दे आपकी मेहनत को, और आप जेल में पड़े देख रहे हैं कि जनाब मैंने मेहनत की थी, तबाह कर दिया। वो वक्त भी आएगा, वो वक्त आएगा, वजारतें देने वाले वजारतें बांटेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। वो दूर नहीं है वक्त, वो भी करीब है। तो जनाब गुजारिश ये है कि आज आप माने ना माने, बदकिस्मती से फॉल ऑफ कश्मीर हो चुका है। और आपने क्या किया? वो सरीना के बाहर एक बोर्ड लगा दिया हुआ जिसपे उसको उतरवाएं, उस बोर्ड को। क्यों तौहीन करते हो यार कश्मीरियों की? उतारो उसको भाई। ये क्यों करते हैं? जुम्मे को 12 बजे दोपहर को इकट्ठे होंगे, ये भी नहीं सोचा कि जुम्मे को 12 बजे इकट्ठे नहीं हो सकते, ये 2-4 बार होगा फिर नहीं होगा। आपके एडवाइजर कौन है? कौन आपको मशवरे देता है? चाइनीज ने नकेल डाल दिया इंडियंस को, आपने क्या किया है? फॉल ऑफ कश्मीर हो चुका है, ये एक रियलिटी है, और तारीख में ये बोझ आपके दौर पे रहेगा। आगे बढ़िए। टिड्डी दल कुछ चला गया, कुछ मर गया, कुछ ब्रीदिंग यहां पे होती रही, आप लोग सोए रहे। आप लोकेस्ट का मुकाबला ही नहीं कर सके, अरबों रुपए की फसलें वो उजाड़ गया है, और आपने सारा काम अब एनडीएमए के सुपुर्द कर दिया है। पहले आप बहरान क्रिएट करते हैं, क्योंकि बहरान आता है आपको पता ही नहीं लगता। आप तो अपने मुखालफीन को जेलों में ठूसने में मसरूफ हैं, और हम में से कौन है जो आपका विक्टिम नहीं है? आप हमें विक्टिम बना लेते, इस मुल्क का ही भला कर लेते कुछ। आप टिड्डी दल का मुकाबला नहीं कर सके, कोरोना आ गया। कोरोना में आपने क्या किया? 8,000 रुपए टेस्ट की फीस है। जब डेंगू ने हमला किया था और आप हमें डेंगू के ताने देते थे, मैं बड़े अदब से अर्ज करूं, हमने 800 का टेस्ट 90 रुपए में किया था, और 90 रुपए करवाया था। वो मजे की बात है, आज भी 90 रुपए है। आपका 8,000 का टेस्ट 80 रुपए का नहीं हो सकता था, मगर आपका 2,000 पे आ सकता था। आपने कोई मैनेजमेंट नहीं की। लोग टेस्ट के लिए रुलते फिरते हैं, अस्पताल भर चुके हैं, आपने कोई इमरजेंसी मेजर्स नहीं लिए। ओवरसीज पाकिस्तानी आपका वोट से ज्यादा
आपने उन्हें रोल के रख दिया है। लोग सड़कों पे आ गए हैं, पीआईए तिगने तिगने किराए ले रहा था, बाकियों को तो छोड़ दें। आपने कोई क्रैश प्रोग्राम नहीं बनाया उन्हें पाकिस्तान वापस लाने के लिए। आप सोचें आपने किया क्या है। इसलिए कि आपका फोकस नहीं है, ये नहीं कि आप कर नहीं सकते थे, आपके पास बहुत से तजर्बाकार लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े उम्दा लोग भी आपके पास मौजूद हैं, लर्नड लोग मौजूद हैं। आपने उनकी सलाहियत से कोई फायदा नहीं उठाया, क्योंकि आपने पूरा जोर, आपका बयानिया यह है कि ये सब चोर हैं। आपके नजदीक आपकी अपनी जमात में वो मोहतरम है जो आपके मुखालफिन को नंगी गालियां निकालता करता है कि आप सेटलमेंट करें, रिजॉल्व करें, वो आपको बुरा लगता है। आप समझते हैं हमें पता नहीं लगता। हमारी बात आपको आती है तो आपकी बात हमें आती है, एक ही बरादरी के लोग हैं, कोई बाहर से तो नहीं आए हुए। आज सैयद खुर्शीद शाह, मुझे आप बताइए, हम उधर बैठते थे, शाहजी इधर बैठते थे, क्या दौर था, क्या खूबसूरत तरीके से बावकार अंदाज में वो अपोजिशन करते थे। उस सीनियर पॉलिटिशियन को जेल में ठूसा हुआ है, हमदा शहबाज जेल में पड़ा हुआ है, ख्वाजा आसफ साहब नैब की पेशियां भुगत रहे हैं। जब से पार्लियामेंट्री लीडर बने हैं इनकी पेशियों में तेजी आ गई है। राना सनाउल्लाह खान एक जेल काटा है, दूसरी जेल के दहाने पे खड़ा किया हुआ है। आपको मिलता क्या इस सारे काम से? आप क्या ख्याल है ये लोग अपना दीन धर्म बदल लेंगे, अपने मौकफ बदलेंगे? सिर्फ आप एक नफरत पैदा कर रहे हैं जो हमारी औलादों तक जा रही है। मैं बता रहा हूं आपको, हम नहीं दे रहे वो नफरत, आप अगली नस्ल में उस नफरत को मुंतकिल कर रहे हैं। आप सियासी दुश्मनी को, सियासी इख्तिलाफ को दुश्मनी में आपने बदल डाला है। ये पाकिस्तान चुकाएगा इसकी कीमत। आप में से बहुत सारे पॉलिटिक्स में ही नहीं होंगे, फारे हो गए होंगे, उनका नाम ही नहीं होगा सियासत में, बहुत सारे घरों में चले गए होंगे, मगर पाकिस्तान इसको भुगतेगा। माफ कर दें पाकिस्तान को, माफ कर रहम करें इस मुल्क के ऊपर। हम एंड पे आ गए हैं। इस मुल्क में मशरकी पाकिस्तान के टूटने से सबक नहीं सीखा गया, तो कोरोना के इस हमले से ही सबक सीख लीजिए। ये कोरोना की जो एक अजाब हम पे आया है पूरी दुनिया पे, इस कोरोना के अंदर से अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। हर मुश्किल में एक अपॉर्चुनिटी है, मगर आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है। आप तो बातचीत करने की पोजीशन में नहीं है, आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप अपोजिशन के साथ कौमी मामलात पे गुफ्तगू कर सकें। 11 वोटों की आपकी हुकूमत है, वो 11 भी आपके अपने वोट नहीं है। आपको भी पता वो वोट कहां से आए हुए हैं और हमें भी पता कहां से आए हुए। कोई 2/3 मेजोरिटी होती है, तो 2/3 मेजोरिटी भी नहीं चली। 2/3 मेजोरिटी का जो यहां हशर हुआ था वो भी तारीख का हिस्सा है। आप किस गलतफहमी का शिकार हैं? मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि फॉल ऑफ कश्मीर के बाद फॉल ऑफ इकोनॉमी हो चुका है। आज लोड शेडिंग फिर शुरू हो चुकी है, पेट्रोल के लिए लाइनें लग रही हैं, आटा चीनी का बहरान पैदा हो चुका है। मुझे बताइए आप पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं? ये आपका बजट, मैं 4 फिगर सिर्फ पढ़ देता हूं। खुराक, इस फूड सिक्योरिटी के लिए और एग्रीकल्चर के लिए आपने 12 बिलियन रखा है 2020 में। हम 2018 में 31 अरब 18 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। आपने हेल्थ पे 20 बिलियन रखा है, हमारा 38 बिलियन था 2018 में। आपने एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन डाल के 94 बिलियन रखा है। हम 2 साल पहले जब आखिरी बजट दिया 97 बिलियन पे थे। आपका पीएसटीपी सिर्फ 650 बिलियन का है, हमारा 1000 बिलियन का पीएसटीपी था 2018 में। आपने रेलवे जिसके स्पुर्द की हुई है, आपने 40 बिलियन दिया है, हम 87.5 अरब रुपया दिया हमने रेलवे को। ये फिगर्स की बात है, मैं तो नहीं फिगर्स लेके आया। आपका बजट खसारा 7% है, हमारा आखिरी खसारा 4.9% था। हम मान जाते हैं कि हमने मसनूई तौर पे रुपए की कीमत बढ़ाई थी, हमने मसनूई तौर पे कारोबार का पहिया चला दिया था, हमने मसनूई तौर पे लोड शेडिंग, हमने मसनूई तौर पे सारे काम किए होंगे। मोटरवेज भी मसनूई बना दी होंगी, बट बन गई थी, एयरपोर्ट भी बन गए, एक्सप्रेस वेज भी। आप भी मसनूई तौर पे कुछ कर लेते, आपसे तो मसनूई तौर पे भी कुछ नहीं हुआ। आपके 2 साल में आपने हमारे 5 साल जितना कर्ज लिया। हमारा कर्जा तो लगा हुआ नजर आता है, जगह जगह पे उसके आसार और निशान है। आपने ये कर्जा लेके कहां रखा है? अगर कल किसी ने आपसे पूछा रसीदा कढ़ो, हिसाब दो, तो क्या करेंगे? तो फिर रसीदें दिखानी पड़ेगी ना, फिर हिसाब भी देना पड़ेगा। तो ये आपके हालात हैं। मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि 1 करोड़ घर आपने क्या देने थे और 50 लाख नौकरियां क्या देनी थी। हजारों बेघर हो चुके हैं, लाखों बेरोजगार हो चुके हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जनाब मेहरबानी करें, पाकिस्तान के बारे में अब भी सोच लें।
हुकूमतें आती जाती रहती हैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि इसका सोल्यूशन क्या है। अच्छा, आप इसलिए खुश हैं, मैंने इनके एक फेडरल मिनिस्टर को सुना, हमारे सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। ये गलतफहमी निकाल दें, ऑप्शन तो हर वक्त होते हैं, पर इस पर एक मुश्किल है कि आपके सिवा जो ऑप्शन हो सकता है हम अवेलेबल नहीं है। इस बार मजे की बात ये है, आप समझते हैं कि आपके अलावा ऑप्शन नहीं है, ये भी अवेलेबल नहीं है, हम भी अवेलेबल नहीं है। ये बड़ी खतरनाक बात है और मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, ना चाहते हुए ये सिचुएशन पाकिस्तान में जमहूरियत को डिरेल कर सकती है। आप उधर लेके जा रहे हैं और बेहतर ये है कि अगर आपसे नहीं चलता तो मैं बड़े सॉफ्ट वर्ड्स यूज करता हूं, आप एनडीएमए के सपोर्ट कर दें, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट